हाइजेंस ने हमें बताया कि लाइट वेव नेचर की होती है, यानी कि लाइट एक वेव की तरह है। चलिए अगर हम मान भी लें कि लाइट एक वेव है, तो वह किस चीज़ की बनी हुई वेव है? जैसे कि अगर पानी में वेव्स होती हैं तो वह पानी के पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। हवा में जो वेव्स होती हैं जो हम बोलते हैं वो हवा के वाइब्रेशन से मिलकर बनती है। तो लाइट अगर वेव है तो वह किस चीज़ की बनी हुई वेव है? तो हाइजेंस का कहना था जिस प्रकार पानी की वेव्स पानी से मिलकर बनी है, हवा की वेव्स हवा से मिलकर बनी है, वैसे ही लाइट की वेव्स लाइट से मिलकर बनी होनी चाहिए। लेकिन लाइट खुद क्या होती है यह तो हमें नहीं पता। तो लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल की थ्योरी सामने आई। ये थ्योरी क्या थी, आइए जानते हैं। मैक्सवेल ने सबसे पहले चार्ज के बारे में स्टडी की। उन्होंने बताया कि अगर किसी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है तो वह अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। लेकिन अगर वही चार्ज चल रहा हो यानी कि मूव कर रहा हो तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। लेकिन अगर इस मूविंग चार्ज की स्पीड को दुगना कर दिया जाए यानी कि एक्सेलरेट कर दिया जाए तो इसके कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जन्म होता है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मैक्सवेल का यह कहना था कि जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन होते हैं तो उसके कारण एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसकी वैल्यू, जिसका इफेक्ट कम या ज़्यादा होता रहता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जिसकी वैल्यू में वेरिएशन होते रहते हैं, यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको प्रूफ करने के लिए मैक्सवेल ने 4 फेमस इक्वेशन भी दी जिनको मैक्सवेल्स इक्वेशन कहा जाता है। जब मैक्सवेल ने आगे फर्दर कैलकुलेशन की तो उन्हें पता चला कि इन वेव्स का मास नहीं होता है, इनके पास सिर्फ एनर्जी होती है और इनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड है। लेकिन हमारे नेचर में ऐसी काफ़ी सारी वेव्स हैं जिसके बारे में हम पहले से जानते थे। लेकिन मैक्सवेल की इस थ्योरी के बाद हमने उन सारी वेव्स का एक क्लासिफिकेशन कर दिया और इन सारी वेव्स को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दिया गया। जैसे कि एक्सरेज, जिसके बारे में हम पहले से जानते थे। जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे निकलने वाली हीट वेव्स, हमारे रेडियो में यूज़ होने वाली रेडियो वेव्स, ये सारी वेव्स हमारे नेचर में होती हैं। हम पहले इनकी अलग अलग स्टडी करते थे, लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्लासिफिकेशन हुआ गया तो इन सारी वेव्स को कंबाइन कर दिया गया। भले ही इनकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है, वेवलेंथ अलग होती है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सेम भी होती हैं, जैसे कि इनकी स्पीड। तो इन सारी वेव्स को एक कैटेगरी में रखा गया। और ये सारी वेव बनती कैसे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से। तो ये थी मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी। अब जब लाइट की फर्दर स्टडी की गई तो देखा गया कि लाइट की स्पीड भी वही स्पीड आती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अब लाइट को भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में रखा गया, जिसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है। तो इस प्रकार से हाइजेन की वेव थ्योरी को मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने सपोर्ट किया, क्योंकि हाइजेन कहते थे कि लाइट एक वेव है और मैक्सवेल की थ्योरी का भी यही कहना था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट बनती कैसे है? वो बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से। सिंस लाइट एक वेव है इसलिए उसका मास भी नहीं होता, इसलिए सूरज से आने वाली रोशनी का मास तो नहीं होता, लेकिन हम उसकी एनर्जी को फील करते हैं क्योंकि वह एक वेव है। चलिए, अगर लाइट वेव के फॉर्म में होती है तो इन वेव्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं? तो हाइजेन ने बताया कि लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। अब ये वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? तो अगर आप कभी किसी बीच पर या किसी समुद्र के किनारे गए हों तो समुद्र में उठने वाली वेव्स हमारे पास ऐसे आती हैं जैसे कि कोई पानी की दीवार हमारे सामने आ रही हो। बिल्कुल इसी तरह वेव फ्रंट भी होती है। इन वेव्स के पास एनर्जी भी होती है, जैसे कि पानी की वेव्स के पास होती हैं। हो सकता है वो वेव्स हमको गिरा दें, क्योंकि इन वेव्स के पास एनर्जी होती है। अगर हम किसी तालाब में पत्थर को फेंकें तो वेव्स डेवलप होती हैं, और अगर उस तालाब में वेव्स डेवलप होने के बाद हम कोई बॉल को फेंकें तो हम देखते हैं कि बॉल ऊपर और नीचे हो रही है।
जिस समय वो ऊपर होती है उस समय वेव का क्रेस्ट होता है, और जिस समय बॉल नीचे होती है उसको ट्रफ बोलते हैं। जब बॉल क्रेस्ट पर होती है तो उसका कोई फेज होता है, और जब बॉल ट्रफ पे होती है तो भी उसका कोई फेज होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से जब हम लाइट की वेव के बारे में बात करते हैं तो उसके भी कुछ फेज होते हैं, और अगर हम सारे फेज जो कि सेम टाइप के हैं उनको मिला दें तो हमें वेव फ्रंट मिलता है। तो ये वेव फ्रंट होता है। तो इस प्रकार से हाइजन ने बताया कि लाइट की वेव कैसे प्रोपोगेट करती है, यानी कि कैसे चलती हैं। वो वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। अब दूसरा हाइजन ने जो बताया कि जब भी लाइट की वेव हमारी आँख के अंदर रेटिना को हिट करती हैं तो हमारी आँख में एक पोटेंशियल डेवलप होता है, और वो पोटेंशियल हमारे ब्रेन में जाता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन में एक इमेज बनती है और हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमको कोई चीज़ दिखती है। ये हाइजेंस की थ्योरी का कहना था। हाइजन ने हमको बताया कि अलग अलग कलर इसलिए होते हैं क्योंकि लाइट की अलग अलग वेवलेंथ भी होती हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था कि अगर लाइट वेव है तो वह प्रोपोगेट किस में करती है, यानी कि किस मीडियम में चलती है, क्योंकि वेव को चलने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन लाइट किस मीडियम में चलती है, यह सवाल देना अभी भी बाकी था। तो इस पर हाइजन का कहना था कि इस पूरी यूनिवर्स में एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है जिसको ईथर बोलते हैं। यह ईथर पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। जैसे जब सन से लाइट निकलती है तो वो इस ईथर को वाइब्रेट करता है, जिसके कारण लाइट हमारी पृथ्वी तक आ पाती है। तो इस पर सवाल उठाया गया कि अगर ये ईथर होता है तो हमको दिखता क्यों नहीं। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम ईथर को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि ईथर पूरे यूनिवर्स में है और हम इस यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। तो हम ईथर को जब देख सकते हैं जब हम इस यूनिवर्स के बाहर जा पाएँ, क्योंकि अगर हम पानी में हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि एक जगह और पानी है। लेकिन अगर हम पानी के बाहर आए तो हम कह सकते हैं कि उस जगह पर पानी भरा हुआ है। वैसे ही अगर हम पृथ्वी का एग्जाम्पल लें, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर हवा है, एयर है, लेकिन हम उसको देख क्यों नहीं पाते। तो इसका जवाब आसान सा है, क्योंकि एयर पूरे पृथ्वी पर फैली हुई है। लेकिन अगर हम पृथ्वी के बाहर जाएं और हम अर्थ को देखें तो हमको पूरी अर्थ पर एटमॉस्फेयर दिखेगा, गैसेस दिखेंगी, यहाँ तक कि धूल के पार्टिकल्स भी दिखेंगे। तो आखिर वो सब हैं क्या? एयर है ना। तो एयर हमको दिखती है कि नहीं दिखती? एयर हमको दिखती है, लेकिन हम उसके बाहर होंगे तब दिखेगी। उसके अंदर रहकर हम एयर को नहीं देख सकते, यानी कि हवा को नहीं देख सकते। वैसे ही हाइजन ने हमको बताया कि हम इस ब्रह्मांड में रहकर ईथर को नहीं देख सकते। ईथर को देखना है तो हमें इस यूनिवर्स के बाहर जाना होगा। इसलिए उन्होंने इसको हाइपोथेटिकल मीडियम नाम दिया, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस का प्रूफ उनके पास नहीं था। यह सब उनका सोचना था। तो ईथर की एग्जिस्टेंस को लेकर आज तक बहस छिड़ी हुई है। फेमस माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट भी ईथर की एग्जिस्टेंस के ऊपर था। हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट की बात हम अगले वीडियो में करें, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाइजन की थ्योरी के सक्सेस और फेलियर के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।